इस टॉपिक यानी कि इस टॉपिक का हो गया था सवाल। इस टॉपिक का जो सवाल आया था, एग्जामिनर चाहे तो किसी भी टॉपिक का मुश्किल तरीन सवाल बना दे और किसी भी टॉपिक का अगर चाहे तो आसान सवाल बना दे। ये टॉपिक पे डिपेंडेंट नहीं, ये एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है। बाकी ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक से क्वेश्चन जो है टफ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिस टॉपिक का मुश्किल सवाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी का आए, और जिस टॉपिक का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा बड़ा अच्छा होगा तो इसमें से जैसा मर्जी आ जाए। खुदा ना खासा इस तरफ ना जाए, अपनी तरफ से सारे टॉपिक्स किए होने चाहिए। फिर मुश्किल आसान मिलजुल के 2 4 5 6 सवाल बनते हैं। तो नहीं, मतलब एग्जामिनर की चॉइस है मेरा ख्याल। एग्जामिनर किसी भी टॉपिक का मुश्किल तरीन सवाल बना सकता है और किसी भी टॉपिक से चाहे तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आसान भी दे सकता है। नहीं, कॉस्ट में खासतौर पर कॉस्ट में मेरा 8 10 सवाल हो जाता है। 8 10 सवाल तो आ ही रहे हैं जी। इस पेज नंबर 1 है जी आपके पास, उसके स्टार्ट पे 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं। मार्जिनल ऑप्शन दोबारा जरा एक नजर करें। पेन हाथ में रख लें, गेम एक नई शुरू होगी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन डिफरेंस क्या है? कोशिश आप करना चाह रहे थे, हुई नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अल्फाज आपका शायद साथ नहीं दे पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है वही कहना चाह रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। ये जैसे आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ये सारी डिस्कशन सुनते करते हुए आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ध्यान में रखनी है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के ध्यान में रखनी है। एक जो टॉपिक हम जो स्टार्ट करें, इसमें जब भी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की हम बात करें, एग्जामिनर अपनी मर्जी से डाटा जैसे मर्जी देता रहे, जब भी हम कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इस टॉपिक में सोचेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग से सोचेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग से सोचने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, देयरफॉर फॉर्मेट अपने ज़हन में लाना है। और फॉर्मेट में यकीन बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन 5 चीजें, 1 2 3 4 5 या 6 चीजें, जरा एक सेकंड बोर्ड में लिख रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ आपने कहाँ लिखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने रखनी है ज़हन में मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाए तो शुरू करा जरा। सेल्स, ठहरे सेल्स यकीनन लेस होती है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड में क्या आता है? ये लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स माइनस होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आती है, फिर वेरिएबल सेलिंग एडमन हो सकते हैं, नेट कंट्रीब्यूशन आती है। लेकिन यहाँ एक मिनट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस की जाए और मैं साथ एक वर्ड लगा दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो सीधा हम आ जाएंगे नेट कंट्रीब्यूशन पे। टोटल वेरिएबल, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो आपके ध्यान में 3 चीजें आनी चाहिए, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मींस सेलिंग एडमन वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कभी वेरिएबल कॉस्ट वर्ड बोलूं तो आई मीन्स टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट समटाइम वर्ड्स को शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मींस सम ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने फिलहाल लिख दिया वैसे टोटल, और टोटल इज सम ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल।
देन इनका डिफरेंस अगर लिया जाए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो अब ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, ये नेट कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं कभी सिर्फ वर्ड बोलूं कंट्रीब्यूशन, तो आई मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन। अगर मैंने ग्रॉस बोलना होगा तो साथ ग्रॉस बोलूंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन वर्ड बोलूं तो आई मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल इज सम ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन। है यकीनी ये नेट, वैसे ये नेट आएगी या ग्रॉस आएगी? नेट क्यों आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो, देन उसके बाद फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस की जाए, कौन सी फिक्स कॉस्ट? उसमें प्रोडक्शन भी हो सकती है फैक्ट्री में जो है, और नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो वंस अगेन अगर टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की जाए तो प्रॉफिट आ जाता है, और नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट। और डेफिनेटली अगर नेट हटा भी दिया जाए तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रॉफिट मींस नेट ही है। ठीक है, तो आप इस तरह करें, ये जरा इसका पिछला पेज खाली वहां बना लें, ये पेज के स्टार्ट पर बना लें। ये 1 2 3 5 चीजें आपने हर वक्त जहन में रखनी है। प्लीज सर जी, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, काइंडली टाइम पे आया करें यार। जहां आप इस टाइम आ सकते हैं वहां 5-7 मिनट पहले आना, तो इतना इशू नहीं है। क्या ख्याल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वेरिएबल? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स material, labor, variable overheads. नहीं फिलहाल लगा लो, लेकिन आई होप कि मेरी कुछ बातें सुन ली आपने साथ। जी, लेस फिक्स कॉस्ट। जी, अगर नोट कर लिए तो बता दीजिए। ये जो डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ इनिशियली फार्मूले हैं, तो फार्मूले इंशाल्लाह भी हम लॉजिकली डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला हमारा आज का फेज जो डिस्कशन का होगा, उसमें आपने कुछ फार्मूले याद करके मेरे साथ उठना है। तो रेडी है सर? कुछ मैथ सप्लाई होना बीच में, मैथमेटिकल इक्वेशंस को बननी है, तो अगर नोट कर लिया तो शुरू करते हैं। देन सर इसके पेज के मिड में शायद लिखा हुआ है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, जिसकी एक एब्रिविएशन बनी हुई है CVP, एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन लफ्ज कभी सुना? कोई नहीं, सुन लेते हैं अभी। अच्छा, अगर नहीं सुना, अगर सुना है तो धुंधला सा है, वैसे ही मैंने पूछा। कॉस्ट, वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम किसे कहते हैं? क्वांटिटी। वॉल्यूम वेरिएंस, यूनिट्स का वेरिएंस, वॉल्यूम, क्वांटिटी, यूनिट्स। तो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। बहरहाल इस हेडिंग से भी कुछ समझ नहीं आएगा, एक ब्रैकेट पढ़े इसके नीचे। ये सारी डिस्कशन मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें, कुछ हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं।
पेन रखें हाथ में, कुछ चीजें हम सुन चुके हैं पहले और एक आध शायद नई चीज है, वो भी डिस्कस करते हैं। पहली लाइन लिखी हुई बेसिक assumptions में, costs are either fixed or variable। देख लें अपना जो फॉर्मेट आपने बनाया, क्या बिजनेस का सारा खर्चा फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड हुआ हुआ? सारा ही, चाहे वो कहाँ हो या कहाँ हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या नॉन प्रोडक्शन में। ब्रैकेट पढ़े। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग नहीं पता होगा तो हम अलग अलग करेंगे। बचपन ज़हन में लाएं, हमने अलग अलग करने का एक तरीका पढ़ा हुआ है, हाई लो मेथड लिखें ब्रैकेट में। फिर वो हाई लो मेथड था क्या, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। हमें इस सारी डिस्कशन में ब्रेकअप चाहिए कॉस्ट का फिक्स और वेरिएबल में। अगर तो अवेलेबल है तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अगर ब्रेकअप नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और ब्रेक करके अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। और कैसे ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह हाई लो मेथड हम रिवाइज करें। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। पता है सबको? ब्रैकेट में जाएं, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है शायद, और सेल का मतलब सेल होता है। क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है? सर हो सकता है। अब ये सेंटेंस दो तरह से पढ़ा जा सकता है, यही सेकंड सेंटेंस पढ़ना दोबारा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसे सेलिंग के साथ भी बोला जा सकता है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ सेल यूनिट्स। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में पिछले दिनों बहस छिड़ गई हुई है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है और सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ वेरी करती है। ऐसे ही है सर। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किसके साथ वेरी करेगी? प्रोडक्शन के साथ। अगर टोटल है तो वेरी करेगी, पर यूनिट है तो कांस्टेंट रहेगी। अगर टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो वो भी नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करेगी, टोटल, पर यूनिट फिक्स रहेगा। तो यहाँ हमने सेकंड पॉइंट में पर यूनिट के एंगल से पढ़ा, फिक्स रहेगी जी। क्या चीज फिक्स रहेगी? पर यूनिट या टोटल? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। थर्ड और फोर्थ लाइन पढ़ा, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन। अब टोटल समझ आ जाएगा, टोटल एंड टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद सेल। डन। तो पहले चार में एक नजर देखने, कोई कंफ्यूजन? वैसे क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से चेंज हो सकती है? हो सकती है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, लेबर रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो भी कांस्टेंट रहेगी, सेल से रिलेटेड है तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। देख लें एक नजर पहले चार। पेज नंबर बताइए यार, लाइन नंबर बताइए यार। पॉइंट नंबर 5 से, प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डिफरेंट इफ देयर इज स्टॉक, लेकिन इफ देयर इज नो स्टॉक। अच्छा, किसका स्टॉक? प्रोडक्शन एंड सेल, फिनिश गुड्स का स्टॉक। बड़े हो गए बात, रॉ मटेरियल नहीं, वर्क इन प्रोसेस नहीं, फिनिश गुड्स का अगर स्टॉक मौजूद है और डिफरेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग अगर कांस्टेंट ही सेम ही है फिर तो ठीक है। तो अगर नहीं है या कांस्टेंट है फिर तो प्रोडक्शन सेल के बराबर है, लेकिन अगर है और डिफरेंट है तो फिर प्रोडक्शन और सेल के यूनिट्स डिफरेंट हो जाएंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। ये जरा देखिए, इसका मसला है, पावर का मसला है? कर दिए, कर प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डिफरेंट इफ कर लो चाहिए। Production and sale will be different if there is stock. Total fixed cost remains constant, and sale price, sorry, per unit fixed cost varies inversely. याद आ जाएगा? मसलन अगर 5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है और 10,000 यूनिट्स बने, कैलकुलेटर बने, 5 लाख फिक्स कॉस्ट है और 10,000 यूनिट्स बने हैं, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बता दें 50 रुपीज। अगर 15,000 यूनिट्स बने हैं तो फिर 5 लाख में भी तो चेंज आएगा, टोटल रिमेन सेम। 5 लाख अगर 15,000 से डिवाइड होगा। अब मैंने किया क्या है,
एक्टिविटी बढ़ाई है, बेस में यूनिट्स बढ़ाए हैं, उससे फिर आपका पर यूनिट डिक्रीज हो गया। तो क्या बढ़ने से क्या हो गया? एक्टिविटी लेवल बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई, विच मींस इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप के जहन में आ जाएगा। अच्छा, एक्टिविटी लेवल डेफिनेटली आवर्स में भी हो सकता है, और आवर्स मशीन के भी हो सकते हैं, लेबर के भी हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी लेवल मीन शायद हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी लेवल यूनिट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकते हैं, आवर्स लेबर के भी हो सकते हैं, मशीन के भी हो सकते हैं। ना बात हो रही हो, ना पता चल रहा हो, तो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। यकीनन इसमें भी चेंज आ सकता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, कम भी मजबूरन करनी पड़ती हैं अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि सेल प्राइस पर यूनिट अगर सिर्फ 10 रुपए की है, तो नंबर ऑफ यूनिट जितने भी हों वो मल्टीप्लाइड बाय 10 होके ही सेल की टोटल अमाउंट आएगी। सेल प्राइस पर यूनिट भी हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सेल्स की बात करो या सेल प्राइस की बात करो, और सेल प्राइस भी पर यूनिट की बात करो। क्या जैसे जैसे यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे सेल्स की टोटल अमाउंट बढ़ेगी? और अगर यूनिट सोल्ड कम हो जाएंगे सेल्स की अमाउंट भी कम होगी, लेकिन पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर वो 10 रुपए 15 रुपए दी हुई है तो हम बाय डिफॉल्ट अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे सेम ही अज्यूम करेंगे। यूनिट्स लाख से 2 लाख हो जाए, लाख से 50,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, वी अज्यूम कि जो सेल प्राइस पर यूनिट है वो सेम ही होगी अनलेस वी हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया यहाँ तक? लास्ट लाइन मेरी तरह जरा देख के बताएं, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होती है? अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन मीन टोटल नेट कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं वर्ड्स कुछ कम करूं तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाती है कौन सी? वही नेट वाली। अब ये चीजें को ज़हन में रखनी है। अब अगर मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्या मतलब पर यूनिट? एक यूनिट कितने रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देन फार्मूला क्या डेवलप हो जाएगा? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है या सेलिंग है या टोटल है? टोटल लिखा तो है नहीं, ना लिखा हो तो टोटल ज़हन में रखना। इट मीन सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो तो नेट कंट्रीब्यूशन आएगी। ना कंट्रीब्यूशन के साथ नेट लिखा हुआ है, ना वेरिएबल कॉस्ट के साथ टोटल लिखा हुआ है, लेकिन आपके जहन में क्या क्या लिखा हुआ है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन? तो अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए सेल प्राइस है और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए है, तो 3 रुपए का नाम क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिख लें फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए अगर सेल प्राइस पर यूनिट है, 7 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो 3 रुपीज शुड बी कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब 7 रुपीज किस किस का सम है? इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें नॉन प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन में वो 3 भी हैं और नॉन प्रोडक्शन में सैनिक एडमन है। सबका सम अगर 7 है तो 10 में से लेस करके 3 रुपए कंट्रीब्यूशन आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई मसला यहाँ पे? देन इन्हीं assumptions में भी हम हैं, ऊपर सेकंड assumption देखें और नीचे से सेकंड लास्ट देखें। स्टार्ट से सेकंड और नीचे से सेकंड लास्ट। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम है और सेल प्राइस का पर यूनिट भी सेम अज्यूम हो रहा है। तो अगर सेल प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी कांस्टेंट है, तो क्या इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा? अगर क्या और क्या कांस्टेंट है तो फिर क्या ही कांस्टेंट रहेगा? अगर सेल प्राइस पर यूनिट 10 ही रहनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 ही रहनी है, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमेशा कांस्टेंट मींस 3 रहेगी। हाँ, अगर क्या बदला,
क्या बदला तो क्या भी बदल जाएगा। अगर सेल प्राइस पर यूनिट बदलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बदल जाएगी, तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बदल जाएगी। अब दोनों बदलने ही जरूरी है सेल कंट्रीब्यूशन के लिए। सिर्फ सेल प्राइस बदल जाए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बदल जाए, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट रहे, कौन कौन सी चीजें, तो फिर इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। ये ज़हन में रख के एक कंक्लूजन पढ़े यहाँ तक। If both the sale price per unit and variable cost per unit are constant, then it means contribution per unit will remain constant at all levels of sale. क्या क्या कांस्टेंट रहने से क्या कांस्टेंट रहेगा? ये यहाँ तक ठीक है। अब सर कुछ इस तरह से स्टोरी बन जानी है। एक है सेल प्राइस पर यूनिट, उसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस हो, सेल प्राइस पर यूनिट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस हो, तो डिफरेंस का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन पर। ये चले इधर मैं फिगर्स लिख रहा हूं। 1073 सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर। अब आपने कभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिंदगी में पढ़ी है? क्या फॉर्मूला उसका? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब तो सब नहीं पढ़ ली है। इसी तरह से यहाँ एक रेशियो कैलकुलेट हो सकती है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन और सेल्स की जगह सेल ही है। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर सेल से डिवाइड करें टू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर सेल 100 रुपया है तो 10 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100% में आंसर लाने के लिए सिंपल सी फिगर्स हैं, वैसे कैलकुलेट करा जरा। 3 लिखे कैलकुलेटर पे, 3 का नाम बोलें प्लीज। मिस्टर जवाद लिखिएगा जरा। आज तो आप आए हैं तो मैं आपकी जगह वर्किंग कर लेता हूँ, आप मेरी जगह वर्किंग कर लेते हैं। बट इज 3 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड 100। व्हाट इज दिस 30%? 30% आंसर आया सर। 3 डिवाइड बाय 10, 3 का नाम डिवाइड बाय 10 इनटू 100। आंसर आपका है 30%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आगे आ रही है, 30% ऑफ सेल्स। क्या चीज किसका कितने परसेंट? गेम ऑन हो गई सर जी। क्या चीज किसका कितने परसेंट? कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल। व्हाट इज 100? बेस 100 होती है सर। अगर 100 रुपया सेल है फॉर एग्जांपल, 30 रुपया कंट्रीब्यूशन है, देयरफॉर 130 के है। अगर 100 रुपया सेल है, 30 रुपीज कंट्रीब्यूशन है, तो 130 कुछ नहीं। सेल और कंट्रीब्यूशन कुछ माइनस करके आता है, तो प्लस नहीं करना इसे। अगर 100 रुपया सेल है तो 30 कंट्रीब्यूशन है और देयरफॉर 70 क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि 25% CS रेशियो है, CS मैंने किस लिए वर्ड बोला? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर 20% 25% है, तो व्हाट इज 100? सेल। व्हाट इज 25? व्हाट शुड बी 75? अगर फॉर एग्जांपल 20% CS रेशियो है, व्हाट इज 100? ये सेल्स हमेशा 100 क्यों है? क्योंकि ये है ही सेल्स की बेस पे, जो बेस होती है वही 100 है। तो अगर 100 रुपया फॉर एग्जांपल सेल, 30 रुपीज अगर कंट्रीब्यूशन है, तो बैलेंसिंग फिगर 70% वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो मैंने आपके सामने एक रेशियो कैलकुलेट की है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100 करके, इसे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी कहते हैं। और इसी के लिए एक और वर्ड भी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो ये जरा मेरी बात ज़हन में रख के अब जरा पढ़े आगे का लिखा हुआ। सेकंड लाइन में हम थे, सेकंड लास्ट शायद।
फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कैलकुलेट क्या कंट्रीब्यूशन स्लैश सेल्स रेशो, जिसकी एब्रीविएशन क्या बनेंगे CS रेशो, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसका सम टाइम प्रॉफिट मार्जिन वर्ड यूज हो रहा था, तो CM उसकी वर्ड है। तो CM रेशो मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, या CS मींस कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। एक ही रेशो के दो नाम है। व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज मेरे साथ पढ़ा है? कंट्रीब्यूशन बाय यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। अगर हमें कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो पता चल जाए तो क्या हमें परसेंटेज में सेल्स पता चल जाएंगी? हमेशा 100 सेल्स की बेस पे। कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज चेंज होने से अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज बदल जाएगी। एक नजर देख लें, कोई मेरी बात में अगर कंफ्यूजन रहेगी तो बताओ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आपकी कोई कंफ्यूजन रहेगी? चले नहीं फिर आगे नेक्स्ट पेज पे। देन सर इसमें अब पहला एक एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन किस पॉइंट को कहते हैं? एक लाइन पढ़ा, एक लाइन पढ़ा। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स ऑफ सेल, quantity of sale in a period at which there is neither profit nor loss। क्या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या लॉस? क्या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉस कमाना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं कमाना चाहते? यकीनन आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन एज अ बिजनेसमैन अपना बिजनेस समझे, आपको शायद ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम कितने यूनिट बेचूंगा तो लॉस खत्म होगा। ब्रेक इवन का मतलब उसमें लॉस खत्म हो जाए। दोबारा वर्ड्स पढ़े, क्या पढ़े आपने? एक ऐसा लेवल जिसपे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। अपने जेन में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ला दो। नेट प्रॉफिट अगर जीरो आ रहा है, नेट प्रॉफिट अगर जीरो आ रहा है, जिस वॉल्यूम ऑफ सेल पे नेट प्रॉफिट जीरो होगा उस वॉल्यूम ऑफ सेल को कहेंगे ये ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या हम ब्रेक इवन पे रहना चाहते होंगे? हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किस लेवल पे जाना चाहते होंगे? प्रॉफिट लेवल पे। और कितने प्रॉफिट पे? जितना हो जाए। लेकिन कम से कम भी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने यूनिट बेचना तो कंपलसरी है। कम से कम लॉस तो खत्म हो, लॉस खत्म होगा तो प्रॉफिट स्टार्ट होगा। नहीं समझ आ रहा? तो अगर ब्रेक इवन लेवल पे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाए तो नेट प्रॉफिट के सामने क्या आ रहा होगा? जीरो। लेकिन डेफिनेटली ब्रेक इवन कमाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन का पता होना क्यों जरूरी है? ताकि उतने तो कम से कम बेचें। और अगर फर्ज करें आपको लग रहा है कि ब्रेक इवन के लिए अगर 1 लाख यूनिट चाहिए और आपको लग रहा है कि 1 लाख यूनिट हम इस पीरियड में बेच ही नहीं पाएंगे, तो यकीनन बिजनेस करना कुछ सवाब के कामों में। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं इंशाल्लाह अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल तो हो सकता है वक्ती तौर पे आप बिजनेस चला लें, लेकिन अगर आपको शुरू में लग रहा हो तो फिर यकीनन आप कॉन्शियसली डिसीजन करेंगे कि अब मैं क्या करूं। तो शुरू में बिजनेस का जब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे आप एक वर्किंग करके रखेंगे और देखेंगे कि कितने यूनिट्स बेचने से ब्रेक इवन होगा, ताकि आपको पता हो कि इतने तो कम से कम बिकने हैं। हाँ डेफिनेटली आप बेचना कितने चाहेंगे? जितने बिक सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक इवन से ही कम बिकेंगे तो इसका मतलब फिर लॉस ही लॉस है, और फिर बिजनेस चलाना है या नहीं, ये फिर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो हो सकता है, लेकिन लॉस फिर होना ही होना है। अगर क्या किससे कम हो, आपकी एक्सपेक्टेड सेल अगर ब्रेक इवन सेल से कम है, क्या मतलब एक्सपेक्टेड सेल? सपोज आपको लग रहा है मार्केट में डिमांड देख के कि 50,000 यूनिट्स बेच लेंगे, फिर आपने वर्किंग जब की तो पता चला कि 60,000 यूनिट से बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा। इसका मतलब अब लॉस से बचना आपके लिए मुश्किल हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, बहरहाल मैं इसमें डिटेल में जरा बात करूं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले
एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आपके सामने बनाई जाए एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो लेट्स अज्यूम सेल्स इज 1 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या क्या लिया होगा, प्रोडक्शन भी ली होगी और नॉन प्रोडक्शन भी ली होगी। कंट्रीब्यूशन आ रही है 2 लाख, क्या बिजनेस की फिक्स कॉस्ट भी होती है? अगर फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो बताएं ये ब्रेक इवन पॉइंट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन नहीं, ये इनकम स्टेटमेंट ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट है 3 लाख, तो तब भी इनकम स्टेटमेंट आपकी ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करें ब्रेक इवन पॉइंट है, तो क्या किसके बराबर होगा, फिर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स, सुने गौर से, टोटल कॉस्ट बताएं कितनी है, टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, फिक्स या वेरिएबल, फिक्स या वेरिएबल दोनों, टोटल कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल का सम है। 8 लाख जमा 2 लाख 10 लाख, 10 लाख कॉस्ट है, 10 लाख ही सेल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे 2 काम होते हैं, नंबर 1 कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, और नंबर 2 टोटल कॉस्ट रेवेन्यू मीन सेल्स के बराबर। हर लेवल पे, ब्रेक इवन लेवल पे कौन सी 2 फिगर्स इक्वल होंगी, नंबर 1 टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये छोटी सी स्टेटमेंट जरा बना लें पेज के स्टार्ट पे, पेज नंबर 2 के स्टार्ट पे, ये 2 जरा जो मैंने बातें की आपके सामने, ये 2 सेंटेंसेस लिखिएगा पहले। हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए कॉस्ट की क्लास में, खास तौर पे एक एक बात एंड में इंपॉर्टेंट आ जाती है। इस सारी डिस्कशन में मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट काइंडली अपने जहन में रखना। ये लिख लिया था, 2 सेंटेंसेस लिखे सर, एट ब्रेक इवन पॉइंट at break even point contribution is equal to total fixed cost। कौन सी कंट्रीब्यूशन, हर वक्त ज़हन में रखना कंपलसरी है सर, अगर मैंने नहीं 7 वर्ड लिखा तो कौन सी कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन, एंड सेल्स की अमाउंट इज इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू टोटल, टोटल कौन सी, टोटल कॉस्ट मींस वेरिएबल प्लस फिक्स। ये प्रॉफिट कब आता है, जब सेल टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा, और अगर सेल है ही किसके बराबर, टोटल कॉस्ट के, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जीरो, जीरो नहीं, जीरो होगा सर, 10 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू नॉट 1, इज इक्वल टू 0। हम इस अगर प्रॉफिट की बहस कर रहे हैं या लॉस की, ना प्रॉफिट ना लॉस, हम किस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या किसके बराबर और क्या किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स इज इक्वल टू टोटल। ये अगर नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। नोट करिए प्लीज, इंपॉर्टेंट इश्यू राइज हो गया।
नहीं सर, ये मैंने इस डिस्कशन में कुछ फॉर्मूले डेवलप करने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट्स बेचने? नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला डेवलप होना। अब फार्मूला डेवलप करने के लिए आपने जरा चंद मिनट सिर्फ बोर्ड पे गौर से देखना। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने लगा, आपसे रिक्वेस्ट ही रहेगी, बेहतरीन तरीका यह है इसका बुक बंद कर, अनबाइज्ड होके आपके सामने की इक्वेशन आने लगी है, आपने वो इक्वेशन देख के साथ साथ मुझे बताना है क्योंकि मैं मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वैसे अगर मैं इससे आपसे कहूं, इस तरह से कहूं कि टोटल कॉस्ट, ये कुछ मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं लेकिन साथ साथ बोल रहा हूं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये बात ठीक है? मैंने तो उलट कर दी बात। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इसे रीअरेंज किया जा सकता है किसी क्वेश्चन को। सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही उधर ही होगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सही होगा नहीं यार? तो मैंने उसी को शायद इस तरह लिखी। टोटल कॉस्ट में फॉर एग्जांपल 1 लाख है, प्रॉफिट हमारा 20,000 है, तो सेल्स की अमाउंट 120 होगी। अपने से में अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना के रखनी है आपने, 1,20,000 सेल है, टोटल खर्चा वेरिएबल फिक्स मिला के 1 लाख है, 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ब्रेक इवन पर जो पॉइंट होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल 0 होती है, टोटल कॉस्ट 0 होती है, सेल 0 नहीं होगी। क्या अगर आप कोई यूनिट नहीं बेचेंगे, दोबारा अपनी स्टेटमेंट सामने रखें जरा, एक सेकंड, पेज नंबर 2 खोलना बंद करना जरा, कि अगर आप कोई यूनिट नहीं बेचेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। कि अगर आप कोई यूनिट नहीं बेचेंगे तो सेल 0 हो जाएगी, सेल 0 हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी, वो वेरिएबल कॉस्ट ही 0। अगर हमें नहीं पता स्टॉक का तो जो बनाएंगे बेच देंगे। क्या सेल 0 हो जाएगी? हम यूनिट नहीं बना रहे, नहीं बेच रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी गई, सेल भी गई, सेल भी 0, वेरिएबल कॉस्ट भी 0। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे? जो यूनिट के साथ वेरी करेगा, ना बनाया ना बेचा, कंट्रीब्यूशन 0, फिक्स कॉस्ट भी 0। वो तब 0 होगी जब बिजनेस खत्म करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री है, रेंट होगा, एसेट्स ना भी यूज हो, आइडल पड़े पड़े डेप्रिशिएट होते रहते हैं, फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होगी, देयरफॉर लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको उतनी कंट्रीब्यूशन जरूर चाहिए जितनी फिक्स कॉस्ट है। देखें दोबारा स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट के बराबर क्या होना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन कैसे जनरेट होगी? कुछ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, लेकिन जब यूनिट्स आप बना के बेचेंगे तो उनको बनाने का बेचने का खर्चा भी आएगा। क्या बनाने बेचने के खर्चे की वजह से फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम रहेगा, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट इंकर होगी अगर आपने चीजें बनानी है, बेचनी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल 0 नहीं होगी, कॉस्ट 0 नहीं होगी, प्रॉफिट 0। प्रॉफिट 0 क्यों होगा? क्योंकि हमारी सेल बस उतनी ही होगी जितनी टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी यही इक्वेशन, टोटल कॉस्ट, अब मैं कुछ एब्रिविएशंस बना रहा हूं, प्लस 0 इज इक्वल टू सेल हो जाएगा। हर लेवल पे 0 या सिर्फ ब्रेक इवन लेवल पे 0? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या खत्म हो जाएगा? प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। तो इनिशियली इक्वेशन ठीक है मेरी? अब इसी को मैंने और थोड़ा सा अरेंज करना। अब टोटल कॉस्ट किस किस का सम होता है? टोटल कॉस्ट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है? बोली जाए।
टोटल फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्शन भी है, नॉन प्रोडक्शन भी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन है। तो मैंने जो टोटल कॉस्ट ऊपर वर्ड लिखा था टीसी टोटल कॉस्ट, उसी को मैंने ब्रेक कर दिया है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस जीरो वही है, इज इक्वल टू सेल। अपनी स्टेटमेंट देखें जो अभी आपने बनाई पेज नंबर 2 पे। इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। इसमें प्रॉफिट क्या है? 0। तो क्या 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख है? अब इसको फर्दर रीअरेंज किया जा सकता है। सेल में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। किस लेवल पे? ब्रेक इवन पॉइंट की सारी बहस हो रही है, मैंने प्लस जीरो छोड़ दिए। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाके लेस हुई तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? अपना चेक करें जरा। सेल की अमाउंट कितनी है? 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। 2 लाख क्या है? वो किसके बराबर है? किस में से क्या माइनस किया तो किसके बराबर फिगर आ जाएंगे? सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो क्या लेफ्ट साइड पे सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं कंट्रीब्यूशन भी कह सकता हूँ? अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं कितनी है? 2 लाख। क्या वो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है? किस लेवल की बात हो रही है? सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है। क्या हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी और टोटल कॉस्ट सेल के बराबर होगी? प्रॉफिट या लॉस किधर गया? वो होता ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ तक ठीक है? एक आखिरी स्टेप सुन लेना। अब ये जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है आपके इस एग्जांपल में 8 लाख है, सॉरी 2 लाख है। ये 2 लाख कुछ यूनिट्स की बेस पे बनी होगी। तो अगर मैं यूनिट्स लिखूं, यूनिट्स एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन, यूनिट्स एट ब्रेक इवन और मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? मायूसी खत्म करें प्लीज। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 लाख आंसर आ जाना चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल 20 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो 10,000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल यहाँ बनेंगे। 2 लाख रुपए बना हुआ है, 10,000 इंटू 20 अगर किया जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कैसे बनी होगी? कुछ यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ होगा, इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर। आखिरी चीज ये है कि अगर हमें यूनिट्स एट ब्रेक इवन फाइंड आउट करने हो तो हमें कौन सी 2 चीजें चाहिए होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी और डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगी। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट में से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो इंशाल्लाह ब्रेक इवन यूनिट्स फिर कैलकुलेट हो जानी चाहिए। फार्मूला को समझ आया? ये डिवाइड भी कर दिया सर मैंने, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड ही हो रहा है, मैथमेटिकली मैंने ऐसे अरेंज किया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन के यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो आप क्या फार्मूला यूज किया करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आ जाती है? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट से मुराद क्या है? प्रोडक्शन भी है, नॉन प्रोडक्शन भी। अगर ये 2 चीजें मिल जाएं तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके फिक्स कॉस्ट को ब्रेक इवन यूनिट्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। फॉर्मूला समझ गए सर? अब आप पेज नंबर 2 पे हैं, आपके पास लिखा हुआ है, वहीं से मेरे ख्याल पढ़ना है। फिर अगर हाथ से लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। पेज के स्टार्ट पे लिखा होगा एज वी नो। टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट शामिल किया जाए सेल बन जाती है। बाकी और करके पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह एक फार्मूले तक आप पहुंच जाएंगे ब्रेक इवन यूनिट से। पढ़ें जरा पेन हाथ रख। अब वहां जरा थोड़ा सा और एंगल से एक्सप्लेन हुआ है।
मेरा ख्याल है अच्छा चला, फर्दर एक्सप्लेन हो गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बनी? सेल्स की अमाउंट कैसे बनेगी? सेल्स की अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। फिर इस ब्रैकेट में से यूनिट्स कॉमन ले लेंगे, कर लेंगे मत? यूनिट्स कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या रह गया? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर सेल प्राइस पर यूनिट से माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। देख लीजिए फाइनली ब्रेक इवन तक पहुंचा। Any confusion in this formula? Then अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाए, फार्मूला बता देंगे कहां तक पहुंचा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देख लें जरा बीच में और अगली ऐड कर लें। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स पता चल जाए आपको और आप ब्रेक इवन लेवल पे सेल्स फाइंड आउट करना चाहें, सेल के रुपीस, तो फिर यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? तो ब्रेक इवन लेवल पे सेल्स फाइंड आउट करना चाहें, मसलन आपने जरा देखें, जरा 10 मिलियन की बात, 10 लाख की बात हो रही है। 10 लाख अगर फाइंड आउट आपने करना है, क्या ये ब्रेक इवन लेवल की सेल है? ब्रेक इवन लेवल की सेल है। हमें कैसे पता चला? एंड में आंसर 0 आया, तो एंड में अगर आंसर 0 है तो ये ब्रेक इवन लेवल की सेल है। ये बनी कैसे होगी? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर। तो अगर आपके पास यूनिट्स आ जाए तो क्या उस लेवल पे ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ जाए तो ब्रेक इवन लेवल की सेल आ जाएगी। किससे क्या मल्टीप्लाई करके? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ये ब्रेक इवन जो है यूनिट्स बना के आएगा या बेच के आएगा? सोच ले कैसे बेचने पड़ेंगे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि बनाएंगे नहीं, लेकिन बनाने सफिशिएंट नहीं होंगे, बना के बेचने पड़ेंगे। तो कितने बना के कितने बेचने पड़ेंगे, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। यूनिट्स के एंगल से अगर बात करेंगे तो यूनिट्स में भी आ सकता है, और जब ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हो तो मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके आप ब्रेक इवन लेवल का सेल्स रेवेन्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेल्स रेवेन्यू मैंने किसे कहा? 10 लाख को कहा, 10 लाख सेल्स रेवेन्यू, जो 10 लाख टोटल अमाउंट है विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस। ठीक हो गया जी यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन? अभी आगे ना जाइएगा, इसमें और भी फार्मूला है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो अपनी बुक में देखना ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट तक आप रुके। एनी कंफ्यूजन सर? एक छोटी सी एग्जांपल कर लें, पहले पेज नंबर 3 पे जाना। पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ छोटा सा, सेल प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है? कर दें हिम्मत कर दें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है? इस 12 में क्या क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8। एक और लाइन क्वेश्चन की है फिक्स कॉस्ट। कैलकुलेटर उठाएं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बोलें। अब फिक्स कॉस्ट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 6 लाख टोटल ही होगी। टोटल में क्या क्या शामिल होगा? 6 लाख डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट इज 75,000? ब्रेक इवन यूनिट्स हैं या रुपीस हैं? इन यूनिट्स को ब्रेक इवन सेल रुपीस कैसे बनाएं? मल्टीप्लाइड बाय पूरा बोलें सेल प्राइस पर यूनिट। आंसर 15 लाख। 15 लाख क्या है? ब्रेक इवन सेल की अमाउंट है, ब्रेक इवन सेल अमाउंट है। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हो तो ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट से आपके पास सेल ब्रेक इवन सेल रुपीस आ जाएंगे। अच्छा, अगर ब्रेक इवन सेल रुपीस आ गए हो तो कैलकुलेटर उठाई रखा था, 15 लाख का नाम हो गया ब्रेक इवन सेल रुपीस। आपको ये पता है इस डेटा से कि ब्रेक इवन लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ब्रेक इवन सेल कैसे फाइंड आउट किया मैंने? 75,000 इंटू 20, 15 लाख आ गया। 75,000 कैलकुलेटर पे लिखे,
75,000 इंटू 12 करें, क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9 लाख। 15 लाख में से अगर 9 लाख माइनस करें 6 लाख क्या आया, 6 लाख क्या आया, जरूरत ही नहीं होना, 6 लाख क्या आया, कंट्रीब्यूशन आई, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है तो कंट्रीब्यूशन 6 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये 9 लाख कैसे निकाला था आप लोगों ने? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज पर यूनिट और फाइनली 6 लाख डिफरेंस है। कंट्रीब्यूशन है किस लेवल के 75,000 यूनिट से, ये सॉरी 12 पर, किस लेवल के ये ब्रेक इवन यूनिट्स है, ब्रेक इवन के। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रेक इवन यूनिट्स होगी वो फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई प्लीज? तो डाटा कुछ हमारे पास हुआ करेगा इंशाल्लाह, उसकी बेस पे हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा लिखा करें आप, ये साथ राइट साइड पे रहेगा, एक्सप्लेन करें जैसा मैंने वर्किंग की, पेज नंबर 3 के राइट साइड पे। जी सलाम हाँ जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी अच्छा मैं भेजता हूँ सर। अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा इधर उसामा को बुलाऊंगा। उसामा को ना गाड़ी घर लेके, घर से लेके आया ना वो, जो गाड़ी घर से लेके आया उसे घर लेके, जिस पे आया वो, ये बुला दो उसे, करेंगे। जी सर पेज नंबर 2 पे वापस है। ये अभी तक दो फॉर्मूलाज क्या हो गए हैं जी, एक तो सी एस रेशियो का हुआ है, दूसरा ब्रेक इवन यूनिट्स का हुआ है। समटाइम्स क्वेश्चन में ब्रेक इवन यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए डाटा अवेलेबल नहीं होता, वो कैसे नहीं होगा वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन एक और ढूंढ नजर कंडी जहां थे उससे आगे बिल्कुल। अगर हम चाहें तो ये जो अभी 15 लाख आपने निकाला है, जरा नेक्स्ट पेज पे देखें, 15 लाख निकाला, क्या निकाला है 15 लाख? ये डायरेक्टली भी अगर यूनिट्स ना हो, यूनिट्स अगर ना हो तो ये 15 लाख रुपया मींस ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली निकालने का भी एक फार्मूला मौजूद है। वो क्या है फार्मूला, पढ़े जरा नेक्स्ट लाइन में। ब्रेक इवन पॉइंट के अगर रुपीस डायरेक्टली निकालने हो, ये फिलहाल रुपीस तक कैसे पहुंचे हैं, पहले यूनिट्स आए हैं फिर मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट हमने किया है, लेकिन अगर रुपीस डायरेक्टली निकालने हैं 15 लाख तो रादर देन कि आप यूनिट्स निकाल के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, ऑल्टरनेट ये है कि आप टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें सी एस रेशियो से। किससे डिवाइड कर दें? नेक्स्ट पेज पे है, किससे क्या डिवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह क्या आएगा? अब बेटा हिम्मत करो, इस तरह ही कर सकते हैं हम। ये गाड़ी घर लेके जानी है, और घर से जो लेके आया, जो घर से लाया वो बुक हो जाएंगे। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशियो से डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली भी ये 15 लाख रुपए का ब्रेक इवन रेवेन्यू आ सकता है। आइए अप्लाई करके जरा देखते हैं। फॉर्मूला क्या ना, फिक्स कॉस्ट वही है 6 लाख, सी एस रेशियो का फॉर्मूला प्लीज बोले। कंट्रीब्यूशन कितनी थी? कंट्रीब्यूशन 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई
बाय 100 आंसर क्या चीज का 40%? व्हाट इज 100? व्हाट इज 60? व्हाट इज 40? कंट्रीब्यूशन देयरफॉर व्हाट इज 60? व्हाट शुड बी 140? ये प्लस नहीं हो रहा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो तो कंट्रीब्यूशन आती है। तो तरतीब रखें जरा ध्यान में, अगर सेल 100 है और कंट्रीब्यूशन 40 है तो दरमियान में जो फिगर है वो माइनस हो रही है, जो फिगर माइनस हो रही है इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट है। प्लीज सीरियस लीजिएगा मेरी ये बातें। तो 40% आई है आपकी CS रेशो, तो अगर आप 6 लाख को डिवाइड बाय 40% मीन्स 0.4 शायद कर देंगे, कैलकुलेट कर लें जरा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15 लाख आंसर आ जाएगा। क्या चीज फाइंड आउट करने का एक डायरेक्ट वे भी है, ब्रेक इवन रेवेन्यू फाइंड आउट करने का एक डायरेक्ट वे क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो। अब अगर बेटा ये 15 लाख रुपए आ गया हो तो ये 15 लाख रुपए बना कैसे होगा? 15 लाख बना कैसे होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ होंगे इसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन और मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट हुआ होगा। तो यहाँ से क्या अब हम ब्रेक इवन के यूनिट्स भी इनवर्सली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बोला अगर उस तरह बोलेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। कुछ यूनिट्स होंगे एट ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट होगी इज इक्वल टू 15 लाख बना है। अब अगर यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं हम तो 15 लाख डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट होगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी? पकड़े कैलकुलेटर, 15 लाख डिवाइड बाय 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, नोट करें प्लीज, कैलकुलेटर की अशद जरूरत है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चलते जा रहे हैं। अब डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन में किन फॉर्मूलाज की कैसे जरूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह हम बहस करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली फाइंड आउट करने पड़ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। CS रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देन इस तरह पेज नंबर 1 के एंड पे जाना, यकीनन CS रेशियो का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसमें वर्ड्स लिखे हुए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, और आपने कर लिया ऐसे ही ध्यान में रखना है, लेकिन एक ऑल्टरनेट तरीका जरा सुने पेज नंबर 3 पे जरा। ये सभी पर यूनिट के साथ साथ ना रुपीस के एंगल से भी सॉल्व हो जाता है। मसलन जरा बोर्ड पे देखो जरा, 6 लाख ढूंढे, 6 लाख क्या है? ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, 6 लाख लिखे कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 15 लाख लिखे और इसका नाम बताएं। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अगर पर यूनिट मिल जाए तो पर यूनिट में ही हम वर्किंग कर लेंगे CS रेशो की, लेकिन अगर पर यूनिट ना भी मिल सके तो टोटल अमाउंट्स की बेस पे भी ये वर्किंग हो जाती है, लेकिन फिर वर्ड सिंपली डेफिनेटली क्या रह जाएंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 6 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इनटू 100, क्या आंसर आया? किस चीज का फाइंड आउट करने का एक मैंने और तरीका बता दिया है, CS रेशियो का फॉर्मूला पर यूनिट की बेस पे आपने पढ़ा है, वही बाय डिफॉल्ट ध्यान में रखें, लेकिन वो टोटल रुपीस के साथ भी सॉल्व हो सकता है। कंट्रीब्यूशन का टोटल डिवाइड बाय सेल्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी आंसर आ सकता है। वापस आ रहे पेज नंबर 2 पे। अब डेफिनेटली जो हमने फार्मूला डेराइव किया है, इस डेरिवेशन को जहन में रखना हर वक्त जरूरी नहीं है, लेकिन फार्मूला जहन में रहना चाहिए। मतलब ये जो डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ हुई है, पता है किसी को? वैसे तो फार्मूला डेराइव हो गया है, अगर समझ आ गया तो बस अब फार्मूला आपने याद करना। देन आ जाए सर जी नेक्स्ट वर्ड देखें में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वी आर ऑन मिड ऑफ द पेज नंबर 2। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फार्मूला पढ़े, क्या लिखा हुआ है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिट्स और अमाउंट। मतलब इसका ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट हो जाता है और अमाउंट्स में भी कैलकुलेट हो जाता है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए जरा मुझे फॉर्मूला लिखो, बताएं जो लिखा हुआ आपने देखा है। किसमें से अगर क्या डिफरेंस, किसका डिफरेंस लिया जाए तो क्या आ जाता है? बाइटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दी जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। अगर ये काम आप यूनिट्स में करेंगे, मीन्स टू से बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यूनिट्स में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप मार्जिन यूनिट्स की बजाय बजटेड सेल रुपीस ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, माइनस ब्रेक इवन सेल के रुपीस ले लेंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन दोनों चीजों को इकट्ठा स्टार्ट करने की बजाय लेट्स अज्यूम कि फिलहाल हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूं, आप लोग दो वर्ड्स का जरा मीनिंग बता दें जो बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं। बजटेड सेल, ब्रेक इवन सेल। बजटेड सेल का मतलब है हम कितने यूनिट्स बेचने का प्लान रखते हैं। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है कि हम कितने यूनिट्स कम से कम बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा। अच्छा, मैंने बार बार कुछ वर्ड्स बोले, लॉस खत्म हो गए, पता नहीं आपको समझ आया नहीं। अपनी स्टेटमेंट देखें जो मैंने ब्रेक इवन लेवल पे बनाई थी, ब्रेक इवन लेवल पे जो मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, आपका टोटल खर्चा कितना है? 10 लाख, 8 लाख जमा 2 लाख। अब इतना रेवेन्यू होगा तो फिर ही लॉस खत्म होगा। ये लॉस खत्म करने के लिए 10 लाख रेवेन्यू जरूरी है, क्या ख्याल है? या प्रॉफिट लाने के लिए? मतलब फर्ज करें अगर आपका रेवेन्यू होता 9 लाख और खर्चा है 10 लाख, तो लॉस खत्म नहीं होगा। कम से कम कितना रेवेन्यू होना चाहिए लॉस खत्म करने के लिए? जितना आपका खर्चा है उतना ही रेवेन्यू होगा कम से कम, तो लॉस खत्म होगा। फिर उससे ऊपर जितने यूनिट आप बेच लेंगे, जो यूनिट्स लॉस खत्म कर देंगे वो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, उससे ऊपर जितने बेच लेंगे वो यूनिट्स आपको प्रॉफिट में ले जाएंगे। कौन से यूनिट्स आपको प्रॉफिट में ले जाएंगे? ब्रेक इवन वाले या ब्रेक इवन से ऊपर वाले? ब्रेक इवन तक वाले क्या करेंगे? वो लॉस खत्म करेंगे। क्या वो भी जरूरी है? वो भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ब्रेक इवन से ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब मैं जरा बोर्ड पे देखें क्या लिखा हुआ। बाइटेड सेल्स का मतलब है कि कितने यूनिट्स बेचने का प्लान है, और ब्रेक इवन का मतलब है कितने यूनिट्स कम से कम बेचेंगे तो लॉस खत्म हो। अब मेरे वर्ड्स ठीक है? अब डेफिनेटली ये जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ये वर्किंग जो है पीरियड के स्टार्ट पे करने की कोई सेंस बनेगी। फर्ज करें पीरियड गुजर गया और हम पीरियड के एंड पे ये सोच रहे हैं कितने यूनिट्स बेचेंगे। सारी ये बहस पीरियड के स्टार्ट पे हो रही है, तो स्टार्ट पे ज़हन में रखे, स्टार्ट ज़हन में रखे ये वर्ड दोबारा सोचें। बजटेड सेल्स, कितने यूनिट्स बेचने का प्लान है। अच्छा, प्लान कितने यूनिट्स बेचने का होगा? जितने बिक सकते होंगे बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च, डिमांड। डिमांड विल डिटरमिन द बजटेड यूनिट्स। प्रोडक्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस आप करेंगे, हमारे कितने यूनिट्स बिक सकेंगे। जितने यूनिट्स बिक सकेंगे यकीनन उतने ही यूनिट्स बेचने का हो सकता है। लेट्स अज्यूम आपका प्लान है बेस्ड ऑन डिमांड कि 1 लाख यूनिट्स आप बना के बेचेंगे। क्या है ये 1 लाख? बाइटेड यूनिट्स है। वी हैव अ प्लान टू सेल 100,000 यूनिट्स। देन फिर इसके बाद आप एक वर्किंग करेंगे कि मार्केट एनालिसिस के मुताबिक तो हम 1 लाख यूनिट बेच सकते हैं। अब आप फिर वर्किंग करेंगे कि कम से कम हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? ब्रेक इवन का फार्मूला ज़हन में लाएंगे। उस फार्मूले में आप क्या क्या ढूंढेंगे? फिर टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन। मैंने ये बजटेड वर्ड क्यों लगाया? पीरियड के स्टार्ट पे होगा। कितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी, कितनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी, क्या उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन कितने यूनिट्स को बेच के होगा। फर्ज करें वो ब्रेक इवन पॉइंट आया है 1,20,000 यूनिट्स। मतलब 1 लाख कैसे पता चला? मार्केट रिसर्च है। 1,20,000 कैसे पता चला? आपकी वर्किंग है। अब आपने वर्किंग कर ली, फिगर सामने आ गई, अब आप डिसीजन ले रहे हैं कितने यूनिट्स बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा और कितने यूनिट्स आप बेच सकते हैं। तो जो 20,000 है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एज इट इज वर्ड्स पढ़े जरा, ये कोई अच्छी चीज लग रही है बुरी चीज लग रही है? सेफ्टी, सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या इस केस में कोई यूनिट ऐसे हैं जो हमें लॉस से बचा दें? यहाँ तो लॉस होना ही होना, तो इस केस में तो लॉस होना ही होना है, और इस केस में अब बिजनेस करना है या नहीं करना है ये आपका अपना फैसला है। असूलन प्रॉफिट के एंगल से अगर देखा जाए तो बिजनेस करना बनता नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि शुरू का पहले साल है, फिलहाल लॉस है, इंशाल्लाह अगले सालों में जब लोगों में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बन जाएगी तो इंशाल्लाह लोगों को देख लेंगे। फिलहाल तो ये नहीं ले रहे, ससी ससी बेच रहे हैं, एक दफा हम इन्हें एडिक्ट कर देंगे, इनके जहनों में ये आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टाइजमेंट करके पक्का कर देंगे कि अगर ये चीजें खरीदे बगैर दुनिया से गए तो फरिश्तों ने सवाल नंबर 1 यही करना है, तो निबड़ लेंगे इन्हें। लेकिन फिलहाल चले लॉस तो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कोई डिसीजन है वो अलग बहस है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब लॉस ना गुजरे, अनअवॉइडेबल हो गया, तो इस केस में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बहस नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा तब होगा जब बजटेड सेल्स ब्रेक इवन से ज्यादा हो। क्या किससे ज्यादा होगा बोल दो? तो लेट्स अज्यूम ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स आए 90,000, डिफरेंस क्या आया? 10,000। अब एक मिनट हटे, एक टर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन उसको सही तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम कितने यूनिट्स बेच सकते हैं इंशाल्लाह? 1 लाख। कितने यूनिट्स हमें लॉस, हमारे लॉस को खत्म कर देंगे? तो कितने वो यूनिट्स होंगे जो असल में प्रॉफिट कमाएंगे? तो वो यूनिट्स जो लॉस कवर कर लेने के बाद हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन यूनिट्स को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे? अच्छा, ये 10,000 आपने बोला तो है, लेकिन इसमें डेफिनेटली 90,000 की का मेजर पार्ट है। क्या सिर्फ वही एक्स्ट्रा 10,000 अच्छे लग रहे हैं या 90,000 भी अच्छे लग रहे हैं? उन 90,000 ने पहले क्या किया? लेकिन वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो लॉस कवर करने के बाद आपको प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन्हें बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब होगा? when the budgeted sale is more than the break even sale। उसमें जितना डिफरेंस होगा किस किस में, बजटेड और ब्रेक इवन में, बजटेड ज्यादा होने की वजह से जितना डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग भी क्या बना? मीनिंग अंडरस्टैंडिंग क्या बनी? वो यूनिट्स जो लॉस खत्म कर देने के बाद हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन यूनिट्स को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ तक वर्ड समझ आ गए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? क्या अगर ज्यादा है तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बहस ही नहीं है। अगर ब्रेक इवन सेल्स ज्यादा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बहस ही नहीं है। लेकिन अगर बजटेड सेल्स ज्यादा है, इट मींस अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा बेच सकते हैं ब्रेक इवन से, तो जितने ब्रेक इवन से ज्यादा बेच देंगे उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। अगर ये यूनिट्स में अमाउंट आ गई है तो एक मिनट लेट मी कंप्लीट, 3 बातें मैंने करनी है। यूनिट्स में अगर ये क्वांटिटी आ गई है तो क्या इसे अमाउंट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे? नहीं, कंसंट्रेट एक मिनट, इसमें कंफ्यूजन रहती है, होनी नहीं चाहिए। ये बजटेड सेल के यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय अब सेल प्राइस होना। फॉर एग्जांपल सेल प्राइस है 10 रुपए, तो 10 लाख का नाम बजटेड सेल, बजटेड सेल्स। अगर हमें इंफॉर्मेशन ऑफ वी ऑलवेज अज्यूम कि सेल प्राइस का पर यूनिट भी सेम है, ऐसे ही सर, तो ये एसपी क्या लिख रहा हूँ और नीचे इंटू 10 क्या कर रहा हूँ? ये सेल प्राइस पर यूनिट का 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेल प्राइस पर यूनिट 10 अज्यूम कर रहा हूँ। 90,000 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख क्या आया? क्या आया? ब्रेक इवन सेल का रुपीज आ गए, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू आ गया, डिफरेंस लें 1 लाख। और डेफिनेटली अगर सीधा इस 1 लाख से इधर तक पहुंच रहा हूँ, 10,000 से 1 लाख पहुंच रहा हूँ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज इंटू 100, नहीं सॉरी 10, 10। ये बार बार 3 दफा 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या किया है। ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीज निकालने हैं तो क्या करें? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज निकालने अगर है, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो देयरफॉर जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस पर यूनिट की वजह से आया हुआ है। तो आप स्ट्रेट अवे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज निकाल सकते हैं।
सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है? किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। आपने काइंडली लिखते हुए काम ये करना है, हमने तो लिख लिया है, आपने एक कॉलम के लिए जगह छोड़ी। ये पेज के नीचे लिखो, पेज के नीचे छोड़ो, पेज नंबर 2। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जी प्लीज? जी सर, CS रेशियो का फॉर्मूला सुनाए। ब्रेक इवन रुपीस का डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढ के, अभी डेफिनेटली याद नहीं हुआ, ढूंढ के टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट्स में फॉर्मूला, बाइटेड सेल रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल रुपीस इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस। अगर यूनिट्स में हो तो बाइटेड सेल यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां से एक और चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट हो जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ढूंढने नेक्स्ट सेटिंग जरा, पेज के एंड पे तकरीबन आता है, एंड से ऊपर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, इसका फॉर्मूला ढूंढने के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल, कंसंट्रेट फुल कीजिएगा जरा, बस इनटू 100 हुआ परसेंटेज निकालने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? बाइटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, बाकी यूनिट्स अमाउंट इंशाल्लाह वो इशू नहीं रहेगा। अब जरा बोर्ड पे एक मिनट देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में सुनने पहले जरा, 10,000 है, और बेस किसको रखा हुआ है? बजटेड सेल। ये हमारी मर्जी नहीं है कि फॉर्मूले में से जिसको चाहे बेस रख लें, बजटेड सेल्स का कंपैरिजन एक हो रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, विच मींस 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 100। आंसर सॉल्व करें, ठहरे अभी बाद में लिखिएगा। 10%, क्या चीज किसका 10%? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10% ऑफ बजटेड सेल, ऑफ बजटेड सेल। ठहर दे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10% ऑफ बजटेड सेल। अब व्हाट इज 100? बेस 100 होती है, और वर्ड्स पूरे ही रखने जरूरी हैं। बजटेड सेल अगर 100 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10 है। 110 क्या है? 110 कुछ भी नहीं है। वंस अगेन ये जो वर्किंग हुई हुई ऊपर वर्किंग देखें, क्या ब्रेक बजटेड में से ब्रेक इवन माइनस हुआ हुआ या प्लस हुआ हुआ? ये माइनस हुआ हुआ। किस में से क्या माइनस होके क्या बना हुआ? तो अगर मेरी इस परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर बजटेड सेल 100 है, बजटेड सेल 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 10 है, तो 110 कुछ भी नहीं है। 90 क्या है?
परसेंटेज अगर मैंने कैलकुलेट की है तो बेस्ड ऑन बाइटेड सेल्स है, तो बाइटेड सेल अगर 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 10 है, तो ब्रेक इवन की परसेंटेज 90% है। 90% ऑफ बाइटेड सेल, बिल्कुल ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 10% ऑफ बाइटेड सेल, देयरफॉर ब्रेक इवन सेल इज 90% ऑफ द बाइटेड सेल। बेस किसको रखा हुआ है, लेकिन इस कैलकुलेशन का बड़ा एक तरीका ये भी है, मैंने अभी आपके सामने यूनिट्स में वर्किंग की है, लेकिन रादर देन हम यूनिट्स में वर्किंग करें, बजटेड सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस ढूंढने के 1 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 मीन्स से ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है ये यूनिट्स के साथ भी कैलकुलेट होती है और अमाउंट के साथ भी कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप लिखें, काइंडली मुझे जरा दोबारा बता दें, 10% ऑफ बाइटेड सेल में व्हाट इज 100, व्हाट इज 10, व्हाट इज 110, कुछ भी क्यों नहीं, -100 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है, तो व्हाट इज बैलेंसिंग फिगर 90, ब्रेक इवन सेल। अगर मैं कभी आपके सामने बोलूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो व्हाट इज 100, बाइटेड सेल, व्हाट इज 25, व्हाट शुड बी 75, ब्रेक इवन सेल। सीएस रेशियो जरा रिवाइज हो जाए, फर्ज करें 25% सीएस रेशियो है, व्हाट इज 100 सेल्स, अब कोई बस वहां जो वर्ड्स हैं वो सेल ही हैं, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन 25, व्हाट इज 75, वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ठीक ठाक एफर्ट करनी पड़नी है, आज से अभी से शुरू कर दी है, कर नहीं देंगे, कर ली है। क्लास में से 2-3 लोगों ने बोला है सबकी तरफ से हमेशा की तरफ हो गया है, मैं जरा लिख के दूसरी दफा 10 लिख रहा हूँ, उठ के देख के लिख रहा हूँ, तो मुझे ना रोका जाए। देखे सर भाई डिस्टर्ब हो रहा था, उठ के दूसरा 10% देखा है, ऑफ देखा है, बजटेड के दूसरे दफा स्पेलिंग भाई मेरे को देखने पड़े, मैं शर्मिंदा हूँ, लिख लेता हूँ। अब आपको इंशाल्लाह उठ के नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने कई दफा आपसे रिक्वेस्ट की है, हमारी क्लास लाइफ हो बनी हुई है, रात ने फैसला किया हुआ है कि हम एंड में जाएंगे, आराम से एंड में बैठेंगे ताकि वापसी में हम मेडल लेके बाहर निकले। बल्कि सर एक चीज मुझे आज याद नहीं रही आपको, एक दफा दोबारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है यार। जी मतलब ये काफी हजरात इंतजार कर रहे थे, पढ़ कर बोर हो गए थे ना सर, रहने देते हैं उसको सर। टेस्ट में जो सवाल डिस्कस करना है वो भी आप कह रहे थे आपने सॉल्व ही नहीं किया, तो आपने क्या डिस्कस करना है, अब सवाल नंबर 1 करना है। जब मैं कहूँगा उसका कोई जवाब नहीं है और जवाब कह रहे हैं कि हर वक्त उसी का जवाब होगा, पहले तो आप उस सवाल का जवाब देना। मैं थक गया था, मैं अकेला बैठा था, एग्जाम हॉल में भी हो सकता है आपको एक सवाल आता है लेकिन आप अकेले रह जाए, आप भी उठ जाएंगे, ये क्या बात हुई, यहाँ यही होता है मेरे भाई, ये अकेले बंदे की बस की बात है। मेरी तरफ इंशाल्लाह जो जो काम पेंडिंग है, अगर जिंदगी रहेगी तो पूरा करके जाऊंगा, अपने करें अपने करें। एक सवाल मेरे सामने आया, जरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा आप जवाब देकर दे सकें। सीएस रेशियो को अल्टरनेट फार्मूला बता दें, जरा ढूंढ के बताइए, सीएस रेशियो को अल्टरनेट फार्मूला आपने क्या लिखा है? हैदर वो बेटा अभी बनना है तो उसको रहने दें, ये वाला याद कर। देन सर यहाँ तक इस पेज नंबर 2 पे फार्मूले फाइनल हुए हैं, टाइम बहुत ज्यादा है, क्या होगा तेरी पलट ले, कभी कभी इधर कर लिएगा, ध्यान उधर, पता नहीं 5 मिनट बाद 10 मिनट गुजर गए, अल्लाह करे ऐसे हो गया। इस पेज पे जो फार्मूले फाइनल हुए हैं काइंडली ढूंढे, जरा मेरे ख्याल बोल्ड हुए हैं शायद, ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला बोले थे,
अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हों और रुपीस निकालने तो क्या करेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। डायरेक्टली रुपीस निकालने का फार्मूला CS रेशियो का फार्मूला, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ और सेल प्राइस पर यूनिट के साथ ही याद रखें। ऑल्टरनेटिवली अगर कभी जरूरत पड़े तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करके भी इंशाल्लाह आ जाया करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला एक ही सफिशिएंट है, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन, यूनिट्स रुपीस में इंशाल्लाह निकालना इशू नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फार्मूला क्या है? देन सर पेज के एंड पे एक हेडिंग लिखी हुई है टारगेट प्रॉफिट। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, वही स्टार्टिंग इक्वेशन ध्यान में लाएं जरा। अगर टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट ऐड हो जाए तो सेल्स आ जाती है, सेल की अमाउंट आ जाती है। ये जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमने बनाया है, उस फॉर्मूले को बनाते हुए कहाँ जीरो कर दिया था? तो अगर जीरो कर दिया प्रॉफिट तो ब्रेक इवन का अल्टीमेटली फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि आप ये देखना चाहते हो कि अगर मैं 50 लाख प्रॉफिट कमाऊं तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, अगर मैंने 1 करोड़ प्रॉफिट कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, अगर 50 करोड़ प्रॉफिट कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो यही फॉर्मूला हमें प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प कर सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो रख लेंगे, और अगर आप प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली क्या करना चाहिए, जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं वो प्रॉफिट में लिख लें। बताएं जी कितना कमाना चाहते हैं आप, कल बताइएगा, मैं जरा ज़ूम कर। लेकिन ये सबको पता है कि जितना कमाना चाहेंगे उसको प्रॉफिट की जगह रख लें। एक जीरो और लगाना है, 5 और लगाने हैं, 50 और लगाने हैं, प्रॉफिट की जगह लगाना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या किया था? जीरो। प्रॉफिट लेवल पे क्या होगा? जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते होंगे वो प्रॉफिट लिख के इक्वेशन एज इट इज अब रीअरेंज होना शुरू हो जाएगी। टोटल कॉस्ट किस किस का सम होता है? $5 million एज इट इज चलता रहेगा सर, इज इक्वल टू सेल्स। रीअरेंज करवा दें, सेल्स में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस करूं या माइनस करूं, इज इक्वल टू इक्वेशन का बन जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एनी प्रॉब्लम, सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 5 मिलियन। अब यहां जरा रुक के एक सेकंड सोचें, अगर आप 50 लाख प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे और अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर आप रखें, तब कंट्रीब्यूशन बस उतनी होनी चाहिए जितनी फिक्स कॉस्ट कवर होगी। अपनी स्टेटमेंट देखें, क्या कंट्रीब्यूशन 2 लाख ही होगी अगर फिक्स कॉस्ट 2 लाख होगी? अगर 50 लाख प्रॉफिट कमाना है तब कंट्रीब्यूशन 52 लाख होनी चाहिए, ताकि 2 लाख लेस होकर 50 लाख बच जाए। तो इस केस में अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना? जितना आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि हम कमाना चाहते हैं, जितना आप कमाना चाहते होंगे उसी को एक टारगेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या चीज किसके बराबर हो जाती है? कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉफिट का लेवल है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस दैट प्रॉफिट जो आपने अल्टीमेटली कमाना। यहां से फाइनली क्या किया जा सकता है? कंट्रीब्यूशन कैसे बनती है? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कौन से यूनिट्स होंगे? ये यूनिट्स प्रॉफिट वाले होंगे या ब्रेक इवन वाले होंगे? यूनिट्स ऑफ टारगेट प्रॉफिट से यहां मुराद यूनिट्स ऑफ 50 लाख प्रॉफिट कह दो। यूनिट्स ऑफ कितना प्रॉफिट? तो अगर आप वर्किंग करते हुए 50 लाख का बेस बना रहे हैं तो यूनिट्स ऑफ 50 लाख प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 5। जितनी बात हुई है समझ आ गई है? ये मेरा जो ब्रैकेट बनाई है एंड में, ये सॉरी सर्कल सा बनाया, ये सर्कल समझ आ रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो उस वक्त सर्कल क्या बनाया था? यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन। तो वो ब्रेक इवन के यूनिट्स निकल रहे थे। अगर आप यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहें तो शायद वही इक्वेशन है, उसमें बस क्या करें, प्रॉफिट की वो टारगेट फिगर लिख लें जो आप अर्न करना चाहते हैं। ये रहने दे लिखने को, कल यही दोबारा से शुरू कर लेंगे।
कल दोबारा यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, जहां तक बात हुई है इससे पहले वो तो ओके प्लीज। आज से इस तरह करें, कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ अब हमने जाना है, कुछ शायद इस वीक में हम जरा कंपैरेटिवली रिलैक्स रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट टॉपिक जो इस वक्त स्टार्ट हुआ है, लेकिन इन दिनों को फिर अब हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? मैं डेली बेसिस पे आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग के, वेरिएंस एनालिसिस के, आपने वो करके रखने हैं। मुझे इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं उनको डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है? तो आज से रिलेटेड जरा क्वेश्चंस नोट कर लें जो आपने आज करना है जी। छा गए हैं सर, मुझे भी याद आया जरा जरा। अब ये काम मेरा है, आपका काम सिर्फ काइंडली क्या है, जो मैं कहूँ वो डेली बेसिस पे चले। क्या मुझे टॉपिक्स याद हैं? हो सकता है भूल गए हो, जिस तरह आज आपने याद करवाया ये भी याद आ गया, तो इंशाल्लाह सब कुछ याद आता रहेगा। आपका मिशन अब ये है कि डेली बेसिस पे जो गेम ऑन हो जाए उसे ऑफ करना अपना। अगर आप साथ साथ ना चल सके ये गेम ऑफ होती चली जा रही है जो खत्म हो जाएगी। तो प्लीज ये मिनिमम है जो मैं डेली बेसिस पे आप, अच्छा मैं जब भी कोई क्वेश्चन कहूंगा तो शायद उससे पहले ये भी कहूंगा कि कोई रिवाइज करना है और वो कंपलसरी है। इस तरह से नहीं अब होना अधनाधुंध ना पुराना याद है शुरू कर लिए, पुराना रिवाइज करें, नया करें, शायद 1-2 पॉइंट्स नए आएंगे वो साथ साथ रिजॉल्व होते जाएंगे। तो आप पेज नंबर 91 है, ये 391, ये वॉल्यूम 2 में अब है। बड़ा इंतजार किया हमने इन क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नेम अब मुझे नहीं याद, बताने लगा। पेज नंबर 391 पे एक सयारा पाकिस्तान लिमिटेड क्वेश्चन है। आपने करना ये है कि पहले जैक एंड जिल लिखें, और ये ना कि मुझे याद है, अच्छी बात है याद है, और इसे कम से कम फुली याद हो जाना चाहिए। सयारा पाकिस्तान ये नया क्वेश्चन है पेज नंबर 391 पे, 391 ऑफ द वॉल्यूम 2। ये जरा इनके साथ पीडीएफ शेयर होगी सारी, ये कर पाएंगे, ये ऑटम 2020 के नाम से है, ये भी कर दूंगा। पेज नंबर 391 पे एक सयारा पाकिस्तान, लेकिन इसको करने से पहले आपने जैक एंड जिल रिवाइज करना। जैक एंड जिल कहाँ है? वॉल्यूम 1 में, वो आप इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इसमें एक भी पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं पता। अल्लाह हाफिज, एक याद रख लें, इंशाल्लाह कल एक क्वेश्चन को ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कर लेंगे। जी टेस्ट क्वेश्चन बेटा मैंने खुद ही आपसे डिस्कस करने हैं, वो करने हैं। टेस्ट क्वेश्चंस भी मुझे याद है, आप टेंशन ना उसकी लें। जो जो काम मेरी तरफ है उसको छोड़ें आप, जो जो काम आपकी तरफ आते जा रहे हैं वो करनी करते जाए। टेस्ट लेकिन आपने फाइनल कर दिया होगा ये मुझे पता है, आपके साथ उसका आंसर शेयर हो चुका है, तो उसका आंसर कम से कम सामने रख के जो जो पॉइंट्स रिजॉल्व हो सकते हैं वो कर लें, जो रह जाएंगे उसके लिए इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा पहले जैक एंड जिल रिवाइज कर लें, और जो मैंने पेज नंबर 391 पे क्वेश्चन का ये कैंडिडेट है जी, मेरे ख्याल डिस्पैच हो गई होंगी। Commercial production commenced on 1 May 2005. During the period in which the plant was installed, administration and general overheads increased by rise 1 million as compared to the previous period.